बात करें। दूसरे श्री विनोद कुमार विश्नोई जी, संजय जी ने सारा परिचय दे दिया है, लेकिन एक परिचय जो है वो अछूता रह गया। श्री विनोद जी 40 साल से सात्विक जीवन बिता रहे हैं, मतलब कि नेचुरोपैथी को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। शायद हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि नेचुरोपैथी को इतने सालों से फॉलो कर रहा हो। तो मैं चाहूँगा कि विनोद जी के लिए एक बार एप्रिसिएशन में, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे एक बार के कहने से श्री M.K. सेठ साहब जो लखनऊ में अपनी माता जी की सेवा में थे, हमारे बीच आए हैं। M.K. सेठ साहब जी का एक बहुत सिंपल सा परिचय है कि वो संचार रत्न के रूप में जाने जाते हैं। भारत सरकार ने उन्हें संचार रत्न के रूप में सराहा है। और M.K. सेठ साहब को अगर मैं कहूँ तो मेरे शब्द जो है कम पड़ जाएंगे। M.K. सेठ साहब ने संचार के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियाँ हासिल की हैं। और दूसरी चीज़ ये पर्यावरण और प्राकृतिक चिकित्सा से लगातार जुड़े हुए हैं। तो हमारे आज का ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो मेहमान हैं वो सब पर्यावरण और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। और मैं बारी बारी से उन्हें संबोधन करने का एक ऐसा मतलब हमारे पास मौका आएगा कि वो हमें संबोधित कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बताता हूँ। क्या है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो नेचुरोपैथी के ऊपर है, मतलब प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर। और प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चीज़ है कि जो हर व्यक्ति को उसका ज्ञान होना चाहिए। होता क्या है कि हम अक्सर अपनी कोई भी छोटी मोटी समस्या होती है तो उसके लिए हम केमिकल के रूप में जो ड्रग्स मार्केट को उपलब्ध है हम उन्हीं का सहारा लेते हैं। शायद ये हमारे मन मस्तिष्क में अच्छी तरह से समा गया है कि यही एक चिकित्सा है, बाकी दूसरी कोई चिकित्सा नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो अगर हमारे समाज में ही होम्योपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, ठीक है, और सभी सफलतापूर्वक चिकित्सा पद्धतियाँ काम कर रही हैं। एक है प्राकृतिक चिकित्सा। एक है प्राकृतिक चिकित्सा। अब प्राकृतिक चिकित्सा क्या है कि एक ऐसी चिकित्सा जो आप घर पर ही अपने छोटे मोटे संसाधनों से ही कर सकते हैं। अब जैसे एक अगर मैं कहूँ तो बीमारियां दो तरीके की होती हैं, या तो एक्यूट या क्रोनिक। अब एक्यूट क्या है? एक्यूट ये है कि जैसे मौसम में परिवर्तन हुआ और मौसम में परिवर्तन के कारण जो है वो आपको शरीर में जो परिवर्तन आया आपने उसे बीमारी मान ली। ठीक है, हमने क्या करा कि मौसम में जो भी परिवर्तन हुआ या हम कहीं पे हमारे पर्यावरण में या हमारे आसपास के वातावरण में कोई परिवर्तन आया तो हमने उसे क्या करा, बीमारी मान ली। ठीक है, जैसे सपोज करो कि जैसे गर्मी से जाड़े की तरफ हम चले, हमारे शरीर के जितने बैक्टीरिया थे वो सब गर्मी के अभ्यस्त थे। अब जाड़े आए तो वो उनमें बदलाव आएगा, नेचुरली बदलाव आएगा। जब वो बदलाव आएगा तो हमारा शरीर कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, या हम कहीं ठंड से हमारे ठंड लगे शरीर को, ठीक है, तो शरीर उसके खिलाफ रिएक्शन करेगा। उसको मतलब एक तरीके से विरोध करने के लिए या उस ठंड को बर्दाश्त करने के लिए हमारे शरीर में जो शक्ति पैदा करेगा, हमने उसे भी बीमारी मान लिया। अब इन सब चीज़ों को हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। ये एक्यूट डिजीज है। जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार आ गया या लूज मोशन हो गए, हमने इन्हें क्या करा, हमने इन्हें एक्यूट डिजीज माना। अब आप सभी ये जानना चाहेंगे कि इसका हम कैसे अपने घर पर कर सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो मैं बोलूँ आगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। एक बार अगर आप एक आवाज़ में कहें कि हाँ जी, ठीक है, तो देखिए, अगर आपको कभी भी लूज मोशन और वॉमिटिंग होती है तो सबसे सिंपल और सबसे बेहतर इलाज क्या है? आप बड़ा है तो ऐसा मान लीजिए कि उसे 1 गिलास, छोटा है तो उसके हिसाब से 1 के हिसाब से उसे कम कर सकते हैं। तो अगर 1 गिलास पानी आपने पिलाना है तो
पीने की बात करें, जो लास्ट रिजल्ट की बात करें, तो इसका मतलब आपने 1.25 गिलास पानी को गैस पर चढ़ाना है और उसे खूब उबालना है। उसमें 2 चम्मच जीरे डाल, 2 चम्मच क्या डालना, जीरा डालना। अब उसे जीरा डाल के आपने क्या करा, उसे खूब उबाला, ठीक है। अब आपने उबाल दिया उसे, उबालने के बाद उसे क्या करना है, ठंडा करना है। ठंडा करके उसमें एक पूरा नींबू निचोड़ दीजिए। क्या करना है, अरे समझे यार, नोट कोई नोट करना चाहे तो उसे नोट कर सकता है नहीं, जो बराबर में है। तो अब क्या है कि उसे आपने 1 चम्मच 2 चम्मच जीरा डाला और एक पूरा ठंडा होने के बाद पूरा नींबू निचोड़ने के बाद आप जिस व्यक्ति की समस्या है आप उसे पिलाओ। टेस्ट बहुत बढ़िया होगा, ऐसे जैसा आप चिकन या जल्दी आपके पीते ही 1 गिलास की बात कर रहा हूँ, 1 गिलास पीते ही उसके पेट की ये समस्या खत्म। केवल एक ही टाइम पीने की जरूरत है। अगर आपको दूसरी बार रिपीट करना पड़े तो 8 घंटे तक कर लेना पड़े, 8 घंटे के बाद करें और आप इसका रिजल्ट देखें। कोई भी व्यक्ति करके देख सकता है, चैलेंज है मेरा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ। तो ये अच्छा इलाज है, खराब है? ठीक है। अब आती है फीवर। फीवर आया क्या, देखिए 1 मिनट डाउट बैठा ना या शुरू कंटिन्यू करें। बच्चा हो, बड़ा हो, पेट की समस्या हो, उल्टी हो रही हो, दर्द हो, कुछ भी आप ऐसा करते आपको अब आते हैं फीवर पर। तो फीवर की स्थिति ये है कि फीवर कोई समस्या नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पेट की समस्या है वो कोई समस्या नहीं है, ऐसी वो समस्या नहीं है, वो बीमारी नहीं है आपके लिए। वो बेसिकली पेट का एक तरीका है, पेट में कुछ ऐसी अग्नि पैदा हो, सबको दे रहे बैठिए, आप वहीं पहुंचेगा। तो आपने कुछ खाया है उसे बाहर निकालना चाह रही है, या जो आपके पेट में है गंद उसे बाहर निकालना चाह रही है, वो पेट की एक ऐसी समस्या है, ठीक है। अब उस समस्या के निजात के लिए आपने क्या करा, जीरे का पानी नींबू डाल, तो वो उसे शांत कर देता है। ये क्या करेगा, अग्नि शांत करेगा, जो एसिड बना हुआ है उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, या जो पित्त बढ़ा हुआ है आपका उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए आसानी से काम करता है। अच्छा, इसके अगर तो उसे शांत कर देंगे तो क्या करेंगे, हम कोई मेडिसिन नहीं दिखा लेंगे, तो ये क्या करेंगे, कोई मेडिसिन खा लेंगे और उसमें वो गंध जो है वो शरीर से निकलना रखते बंद कर दें। तो जो गंध अंदर रुकी है पेट के आपके अंदर, तो क्या वो अच्छी रहती है? अब ये जो समस्या, जो पेट के अंदर जो गंध थी, इसका निकलना अच्छा था या इसे शांत करना अच्छा था? लेकिन हमने दवाई खा करके हमने वो सिस्टम जो कि इसे बाहर निकाल लिया था उसे रोक दिया, और इसके कारण वो जो गंध है वो एज इट इज रही और हमारे साथ शरीर को एक और नुकसान की तरफ हम चलिए। अब आगे आके सबको मिल गया पेट। अब आते फीवर पे। देखिए फीवर का बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा इलाज है। फीवर का क्या है, बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा है कि आप जिस व्यक्ति को फीवर आ रहा हो, ठीक है, हमें यहाँ तक तो सबको पता है और जहाँ तक करते भी होंगे हम कि माथे पे पट्टी रख दी, ठीक है, पेट पे रख दी और इसके अलावा पैरों पर रख दी, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा इसके अलावा क्या है, पिंडलियों पे रखनी चाहिए कायदे में, ठीक है। लेकिन सबसे बेहतर इलाज ये है कि आप उस बच्चे को यदि आप जो व्यक्ति बुखार से पीड़ित है वो एक
चादर को, एक कॉटन की चादर को गीला करें, ठीक है, और अपने पूरे शरीर पर कपड़े उतार कर अपने अंडर गारमेंट्स के साथ जो है उसके पूरे शरीर पे लपेट लें, पूरे शरीर पे लपेट लें, सिर बाहर रखें और सिर पे जो है ऐसा टॉवल रखें। यदि वो इस तरीके से करेगा तो उसमें एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, टेम्परेचर उसका हो जाएगा डाउन। क्या होगा? डिहाइड्रेशन नहीं होगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। हाँ, तो क्या करना है कि पूरे शरीर को एक गीले कॉटन के कपड़े से, एक चादर मान लीजिए, उससे आप लपेट लीजिए और उसके ऊपर एक कंबल डाल दीजिए। क्या करना? कंबल डाल देना। अब ये कंबल डाल देंगे हम ऊपर और गीला कपड़ा अगर लपेट देंगे तो उसका फीवर उतर जाएगा और उसे डिहाइड्रेशन का भी शिकार नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। और आप कोई भी इसे करके देखें, हर व्यक्ति का टेम्परेचर और जो शरीर में एक अकड़न आती है या एक जो दर्द पैदा होता है वो नहीं होगा। तो ये ट्रीटमेंट कैसा है सर? है किस तरीके का? यही नेचुरोपैथी, यही प्राकृतिक चिकित्सा है। और आप कोई भी करके देखें, आप किसी भी तरीके के केमिकल के नुकसान से बचेंगे और साथ में जो अकड़न, जो दर्द जो बाद में शरीर में रह जाते हैं उनसे भी बच जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा खांसी जुकाम होता है, खांसी जुकाम कोई समस्या नहीं। जुकाम क्या है कि हमारी बॉडी यदि हमारे शरीर में कोई जर्म्स या कोई डस्ट घुसने की कोशिश करती है तो उसे बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी कफ पैदा करती है और कफ को जो है वो जो है कफ जो है उसे जर्म्स को अंदर नहीं जाने देता, इसलिए वो बाहर की तरफ उसे फेंकता है। हम क्या मान रहे हैं उसे? क्या मान रहे हैं? बीमारी। कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है? वो है। अब ये कफ क्या है कि एक बॉडी की टेंडेंसी होती है कि जैसा स्टार्ट हो गया, बहुत सारे लोग क्या होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो वो कफ लगातार बनता रहेगा, उसे क्या होगा? कफ लगातार बनता रहेगा। तो यदि आपको अब इससे बचना है, भाई एक दो दिन आपने उसे निकल ले दिया, कोई बात नहीं, जो उसने डस्ट थी या जो जंग था उसने बाहर निकाल दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? जलनेति का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें? जलनेति का प्रयोग करें और उस कफ को भी रोकें और नाक में जो है घी या तेल का प्रयोग करें, जिससे कि वो कफ जो है, जो पोर्स खुले हुए थे कफ के, वो बंद हो जाए, ठीक है। अब ये कैसा इलाज है सर? इसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है, स्टीम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्टीम। ये कैसा है सर? अब ये जो ट्रीटमेंट है, इसके अलावा बताइए, अगर आपको किसी को कोई भी एक्यूट डिजीज होती हो और कुछ पूछ रहा हो तो बात करें, ठीक है। मैंने सिंपल सी 2-3 चीज़ें बता दी जो कि आम घरों में आती है, शिकायत आती है, ठीक है, और इसके मैंने समाधान भी आपको बता दिया। अब आते हैं कि ये क्रोनिक डिजीज धीरे धीरे किस चीज़ में बदल जाती है? कोई सॉरी एक्यूट डिजीज किस चीज़ में बदल जाती है? क्रोनिक में। अब क्रोनिक डिजीज इनके कारण पे जाना पड़ेगा आपको, इस चीज़ पे जाना पड़ेगा, क्रोनिक डिजीज के कारण पे। अब अगर मैं सबसे पहली बात करूं क्रोनिक डिजीज के रूप में, तो सबसे पहला कारण है हमारा एक डिसऑर्डर इन लाइफ स्टाइल, ये डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल। क्या है? क्या कारण है? डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल। हम क्या कर रहे हैं? देखिए विनोद जी इसके बारे में बिल्कुल एक आइडियल पर्सन है, इसके बारे में उनका लाइफ स्टाइल जब आप सुनेंगे, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आपको ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि आपको प्रेरणा मिल सके। तो जो डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल है, ये हमारे साथ क्या क्या कर रहा है? हम पहली चीज क्या है कि रात में देर तक सो रहे हैं। क्या हो रही है? खासतौर से हमारे बच्चे रात में देर तक सो रहे हैं और सुबह को देर तक, रात में देर से सो रहे हैं और सुबह को देर तक सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रात को देर से सो रहे हैं और सुबह को देर तक जग रहे हैं। अब ये है
एक डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल का एक सिम्टम है, पहला सिम्टम। दूसरा क्या है कि खाने का समय कोई नहीं है, कभी किसी समय खा रहे हैं, कभी किसी समय खा रहे हैं, और आप जो है बीमारी की तरफ चल रहे हैं। अब इससे होता क्या है, जो डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल होता है, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन क्लॉक बोल सकते हैं उसको। सर्केडियन क्लॉक काम करती है जो कि हमें हर चीज के लिए संयमित करती है, नियम करती है। अब ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आपने अपनी कर दी डिस्टर्ब। इस बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में मैं 1 मिनट में आपको बहुत उसमें बता देता हूँ शॉर्ट में, कि हर 2 घंटे के हिसाब से हमारी बॉडी को ना यूनिवर्स एनर्जी देता है। हर 2 घंटे में अलग अलग पार्ट को बॉडी के एनर्जी मिलती है, लेकिन यदि हम बायोलॉजिकल क्लॉक ही डिस्टर्ब कर लेते हैं तो वो एनर्जी हमें नहीं मिल पाती। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारी जो नर्व हैं उनकी जो एंडोथेलियम लेयर है वो क्रैक होनी शुरू हो जाती है। क्या होती है? क्रैक होनी शुरू हो जाती है, तो हमें बीपी जैसी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है, बीपी जैसी समस्या और बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो आज मैं विशेष तौर से बीपी के लिए बात करूंगा कि बीपी जैसी समस्या आ जाती है और बीपी के ऊपर क्या योग वगैरह किए जा सकते हैं, इन पर थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ, अब ये जो है कि डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल है, ये एक डी मान लीजिए आप कि एक डी ऐसा है जो हमारी लाइफ में हेल्थ को हमारी गड़बड़ करता है। अगर आप इसे ऐसे याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि डिसऑर्डर लिविंग हमारा। अब दूसरा है डेफिशिएंट न्यूट्रिशन इन आवर फूड। क्या है? डेफिशिएंट न्यूट्रिशन इन आवर फूड, दूसरा डी है। क्या हम सभी पोषक खाना खा रहे हैं? बताइए, हम खा रहे हैं? हमने कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट भर रखा अपने भोजन में। क्या मिनरल्स हैं हमारे भोजन में? क्या विटामिन है हमारे भोजन में? कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो रेगुलर फल खाते हैं? कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो रेगुलर सलाद खाते हैं? नाम मात्र के लिए, वो भी खाने के साथ प्लेट में रख लेंगे, बोले चलो जी हो गई पूर्ति, हम तो खा रहे हैं रोज। ये हमारे डेफिशिएंट न्यूट्रिशन हमें क्या करता है, हमारे बॉडी में परमानेंट डेफिशिएंसी पैदा करता है। क्या कर रहा है? परमानेंट डेफिशिएंसी। हमारे सेल की ग्रोथ जो होती है उसे हिंड्रेंस पैदा कर रहा है उसका, क्योंकि है ही नहीं, न्यूट्रिशन में मिल ही नहीं रहा। इसलिए हमारे क्या होता है कि जो सेलुलर ग्रोथ है वो कमज़ोर पड़ जाती है, हमारे टिश्यू कमज़ोर पड़ने लगते हैं और हमारे हाथ पैर में दर्द हो जाएगा या कोई और समस्या हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये डेफिशिएंट न्यूट्रिशन जो है ये हमें बहुत नुकसान करता है। अब तीसरे आते हैं पीएच इम्बैलेंस। हमने अपनी बॉडी का, ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो हमारी बॉडी में लगभग 80% एल्कलाइन होती थी बॉडी और हमारी 20% एसिडिक होती थी। हमारा जो भोजन था उसमें 20% क्या होना चाहिए एसिडिक और 80% एल्कलाइन। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? बताइए, हमारे भोजन में ऐसा है? एल्कलाइन फूड का ही नहीं पता लोगों को एल्कलाइन फूड क्या होता है, तो भोजन में इसे बैलेंस कैसे करें? हमारा जो भोजन है उस पर 80% यदि एल्कलिनिटी रहेगी तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, 20%। लेकिन हम क्या करें, कार्बोहाइड्रेट पर लगे हुए। अब आपको मैं बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। हम जितना भी लेते हैं इसका लास्ट जो जाता है वो एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है। तो हम क्या भोजन ले रहे हैं? एसिडिक फूड। धीरे धीरे हमारी बॉडी की एल्कलिनिटी कम हो जाती है और हमारा जो है पीएच लेवल जो है वो लगातार डाउन होता चला जाता है। और इसके डाउन होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारी बॉडी में जो गट फ्लोरा होता है, हमारे जो गट फ्लोरा होता है ना, ये इसमें बैक्टीरिया होते हैं। इसमें क्या होते हैं? बैक्टीरिया। वो भी थोड़े बहुत ही 60 ट्रिलियन। ये 60 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारी बॉडी में सोर्स एंजाइम बनाने का काम करते हैं। सोर्स एंजाइम, और सोर्स एंजाइम 5000 तरीके के, एक दो नहीं 5000 तरीके के सोर्स एंजाइम, सारे सोर्स एंजाइम यही बनते हैं।
इस गट फ्लोरा में ही एक काम है वो कि सोर्स एंजाइम बनाए, ठीक है। अब ये सोर्स एंजाइम हमने क्या करा, एसिडिक भोजन कर करके खत्म कर दिया। और जो सोर्स एंजाइम खत्म हो गए, क्या एंजाइम बनेंगे उससे आगे वाले? बन सकते हैं। इसी के कारण हमारे साथ जो समस्या आती है वो परमानेंट सी होने लगती है, क्योंकि आप सोर्स एंजाइम खत्म कर रहे हैं। इस पर सोने में सुहागा एक और है कि हम जो केमिकल ड्रग्स लेते हैं ना, वो सारी एसिड बेस होती है। हम उसका इलाज किस चीज़ से करें? एसिड बेस्ड ड्रग्स से। जब एसिड बेस्ड ड्रग्स है उसका ट्रीटमेंट करेंगे उस गट फ्लोरा का, तो क्या वो डेफिशिएंसी कभी सारी जिंदगी में ठीक हो सकती है? कभी वो जो समस्या है ठीक हो सकती है? सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए हम सारी जिंदगी दवाई खाने के बाद भी बीमार बने रहते हैं, ठीक है। तो हमें अपने भोजन में ही केवल नियंत्रण करें कि जो भोजन है हमारा, यदि उसे 80% हम एल्कलाइन ना रखें, कम से कम 60% तो रखें, है? आपको कच्चे सलाद, ठीक है, फल, यदि आप इसकी मात्रा बढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी चावल, इसे अगर कम करेंगे तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। और जिनके छोटे छोटे बच्चे, मैं तो कहूँगा उन्हें अभी से आदत डाल दीजिए, 8534 जिससे कि वो इस समस्याओं का सामना ना करें। 8534 तो ये 3 डी समझ गया। अब चौथा डी क्या है? ट्रेन माइंड, डिस्ट्रेस। ये क्या है? डिस्ट्रेस। अब स्ट्रेस भी 2 तरीके के हैं। एक तो वो है कि जो अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, मतलब आपने कोई काम का प्रण लिया है, ठीक है, और आप उसमें लग गए, आपके ये खराब स्ट्रेस नहीं है। आपने जो वर्क लिया है आप उसके लिए लगे, खराब नहीं है, ना ही आपको कभी नुकसान करे, ये पता डिस्ट्रेस। अलग से रख लो। हमने बिना मतलब के झगड़े अपने साथ पाए, उसमें डलवा लो, और हम स्ट्रेस में, जैसा वो कह रहे वैसे करो। इस चीज में आ गए, हम ये स्ट्रेस में आ गए। समाज की बहुत सारी समस्याओं को अपने साथ लिए घूम रहे हैं, और कुछ नहीं तो हमेशा निगेटिविटी के साथ बात करते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा है जी, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर नहीं सकती। क्यों? अरे नहीं, चाय के बगैर तो मेरा सुबह सुबह काम ही नहीं चलता, मेरी तो एनर्जी नहीं आती। ये सब क्या है? निगेटिव बातें हैं, और इसका जो असर हमारा धीरे धीरे हमारी बॉडी स्ट्रेस को होने लगती है। स्ट्रेस भी ऐसा नहीं है कि केवल माइंड से होगा, फिजिकल बॉडी में भी आता है वो। और ये जो स्ट्रेस है ये हमारे साथ क्या पैदा करता? क्या पैदा करेगा? हार्मोन्स डिस्टर्ब करेगा हमारे। ये हमारे सारे बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। अब जब हार्मोन्स गड़बड़ाएंगे तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? हम हंसना भी नहीं जानते। समस्या ये है कि कोई बात हुई, हम उसका हंसेंगे भी नहीं।